मोदी पीएम पद के लिए अपना चौथा चुनाव नहीं लड़े। मैंने खुद फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मोदी इस देश में कम से कम 10 साल तो राज करेंगे। तब कई लोगों ने इस पर सहज विश्वास भी नहीं किया था, लेकिन आज स्थिति आप सबके सामने। मोदी से जब एक कार्यक्रम में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मोदी ने तपाक से उसको उत्तर दिया था कि आप 2024 के चुनाव की तैयारी करिए। यानी कि उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही सेट कर लिया था कि कम से कम 10 साल तक तो उनको प्रधानमंत्री के पद से हिलाने वाला भी कोई नहीं। मोदी सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू करने की बात क्यों कर रही है? एक चुनाव में उम्मीदवार बने नेताजी जब वोट मांगने के लिए अपने क्षेत्र की झुग्गी बस्ती या किसी गांव में जाते थे तो अपनी जेब में टॉफियां लग लेते थे और जो भी बच्चा रास्ते में मिलता था उसे वो टॉफी जरूर देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में बच्चों को तो वोट डालना नहीं है, तो ये उम्मीदवार बच्चों को टॉफी क्यों देते थे? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच उस वोटर को टारगेट करने की थी जो न केवल अपने वोट की बल्कि अपने परिवार के वोट की भी दिशा बदलवा सकता है। ये वोटर है महिला। टॉफी वैसे है तो एक छोटी सी चीज, लेकिन दोनों हाथों में टॉफियां पाकर बच्चों की जो खुशी होती है वो उससे बड़ी होती है, और उससे भी ज्यादा बड़ी अपने बच्चों की खुशी को देखकर खुश होती उसकी माँ की खुशी। बच्चे और माँ के बीच का जो संबंध होता है उसको आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नतीजा ये हुआ कि ये उम्मीदवार चुनाव जीत गए, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनके लिए सबसे ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की। इससे भी ज्यादा आश्चर्य आपको यह जानकर होगा कि टॉफी जैसी छोटी सी चीज से बड़ी जीत का ये मंत्र उस समय चुनाव प्रबंध देख रहे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीदवार को दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज ऑफिस और मैं नीरज अधिकारी इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दरअसल ये टॉफी वाला किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी गहराई से और कितने छोटे छोटे तरीकों से चुनाव का बड़ा प्रबंध करते हैं। अपने सियासी प्रबंध कौशल से ही मोदी न केवल खुद चुनाव जीतते रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों को भी चुनाव जीतने में मदद करते हैं। 9 साल पहले किसने सोचा था कि देश का कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में सफाई और घर घर शौचालय की बात करेगा? ये दोनों ही चीजें देश के हर व्यक्ति के लिए तब महत्व के मामले में बहुत छोटी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये दोनों चीजें देश में कितनी बड़ी समस्या है। जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही चीजों को देश का अभियान बना दिया तो उसका असर भी बहुत बड़ा हुआ। देश को एहसास हुआ कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, और गरीब महिलाओं को एहसास हुआ कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने खुले में शौच जाने की उनकी बड़ी पीड़ा पर कितनी बारीकी से ध्यान दिया। ये समस्या किसी एक खास समुदाय की महिलाओं की नहीं थी, ये समस्या हर वर्ग की उस महिला की थी जो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होती थी। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बहुत बड़ी पीड़ा थी। तो कहने का मतलब यह है कि लोग, या कहूं कि विपक्ष के नेता, जिन चीजों को छोटा समझते हैं या जिनके बारे में सोच भी नहीं पाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको इस तरह उठा लेते हैं कि वो चीज देश की राजनीति और चुनाव के मुद्दों के केंद्र में आ जाती है। अब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि नए संसद भवन के पहले सत्र में ही मोदी सरकार 27 साल से रुके हुए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लेकर आ जाएगी। सरकार न केवल ये बिल लेकर आई बल्कि पूरा विपक्ष इसका समर्थन करने के लिए मजबूर हो गया, और संसद से महिला आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून भी बन गया। अब देश की राजनीति में इस बिल को लेकर जो हल्ला हुआ उसे आप सबने तमाम माध्यमों से देखा भी और सुना भी। विपक्ष आज भी सबसे बड़ा सवाल यह उठा रहा है कि महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव से ही क्यों लागू नहीं किया जा रहा, जबकि भाजपा और उसके नेता, यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता चुके हैं कि इसे नई जनगणना
और नए परिसीमन के बाद ही और 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जा सकेगा। यहाँ आपको बता दूं कि देश में आम जनगणना हर 10 साल बाद होती है और पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस हिसाब से 2021 में नई जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में ये जनगणना नहीं हो पाई। जनगणना की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। आमतौर पर पूरा डाटा मुकम्मल होने में 4 से 5 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन देश ये भी जानता है कि मोदी सरकार अगर ठान ले तो 3 साल से भी कम समय में जब संसद की नई इमारत बनाकर खड़ा कर सकती है, तब इसी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए 2024 के चुनाव तक नई जनगणना और परिसीमन जैसी औपचारिकता पूरी करना मोदी सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात थी। महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार के पास पूरे 9 साल थे। कभी भी इस बिल को लाकर संसद से पास कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। मोदी सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू करने की बात क्यों कर रही है? इसके पीछे जनगणना और परिसीमन के अलावा किसी ने भी आज तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कौन सी बड़ी सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को जिस तरह देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम और देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने वाला फैसला बता रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं है और केवल 2024 के चुनाव तक इस मुद्दे को छोड़ने वाले भी नहीं। आप 2029 तक भी देखेंगे कि महिला आरक्षण का ये मामला किस कदर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद भी एक तरफ जनगणना और दूसरी तरफ महिला आरक्षण का मुद्दा साथ साथ चलते हुए आपको नजर आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अप्रत्याशित फैसले लेते हैं, बल्कि अपने फैसले से सबको चौंका भी देते हैं। और भाजपा के बारे में तो ये प्रचलित है कि वो एक चुनाव के परिणाम के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन मोदी इससे भी 2 कदम आगे हैं। वो एक चुनाव की तैयारी के साथ उससे अगले चुनाव की तैयारी भी साथ में करके चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी से जब एक कार्यक्रम में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मोदी ने तपाक से उसको उत्तर दिया था कि आप 2024 के चुनाव की तैयारी करिए। यानी कि उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही सेट कर लिया था कि कम से कम 10 साल तक तो उनको प्रधानमंत्री के पद से हिलाने वाला भी कोई नहीं। मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के पहले साल की समीक्षा करने के बाद मैंने खुद फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मोदी इस देश में कम से कम 10 साल तो राज करेंगे ही। तब कई लोगों ने इस पर सहज विश्वास भी नहीं किया था, लेकिन आज स्थिति आप सबके सामने है। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में मोदी और भाजपा का आत्मविश्वास बता रहा है कि कम से कम 2024 में भी आएगा तो मोदी। इसके लिए महिला आरक्षण के अलावा सनातन का मुद्दा खुद कांग्रेस बीजेपी को पकड़ा चुकी है। राष्ट्रवाद, सीएए, विदेश नीति और हाल ही में हुए G20 सम्मेलन की शानदार सफलता उसके साथ पहले से है। जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का मुद्दा भी हमेशा की तरह भाजपा के साथ खड़ा होगा। एक राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा भी बीजेपी ने सेट कर लिया है। अगले कुछ महीनों में कई और या कुछ और ऐसे मुद्दे बन सकते हैं जो विपक्ष के मुद्दों की तरफ देश को गंभीरता से सोचने तक न दें, क्योंकि विपक्ष में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जिनके बयान अपनी पार्टी के मुद्दों की धार को कमजोर कर देते हैं और भाजपा नेताओं के हमले को पैना कर देते हैं। इसलिए बात करते हैं अब 2029 की, क्योंकि 2024 का चुनाव देश का पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की चर्चा ज्यादा होती दिखेगी। इसके लिए संसद के नए भवन के पहले सत्र में ही भूमिका बना दी गई है। जी हां, महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार 2024 से लेकर 2029 तक के चुनाव में बनाएगी और 2029 के चुनाव में इसे लागू करके कई लोकसभा सीटों पर भाजपा के चेहरे बदल देगी, विपक्ष के भी कई चेहरे बदलवा देगी। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत संभावना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का भी चेहरा बदल दे।
ठीक से सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं कि बहुत बहुत संभावना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने पीएम उम्मीदवार का भी चेहरा बदल दे। हमारा क्या है, जी चाहे जब झोला उठाकर चल देंगे, ये कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई 2029 में प्रधानमंत्री पद से झोला उठाकर चल देने की घोषणा कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि झोला उठाकर चल देने की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपकने नहीं आए और न ही इस कुर्सी से चिपकने की लालसा रखते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि लोग आपको एक प्रधानमंत्री के रूप में किन कामों के लिए याद रखें, ऐसा आप क्या करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी लोग जिस तरीके से अपना अपना काम करते हैं वैसे ही मुझे ये काम मिला है, तो मैं ये काम कर रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए हैं, कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनके लिए ये देश उनको और उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री पद छोड़ने तक मोदी देश के ऐसे सफल प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड कार्यकाल की बराबरी कर लेंगे। पंडित नेहरू लगातार 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2029 में नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने में केवल 2 साल पीछे रह जाएंगे। लेकिन मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव के फार्मूले को लागू करके 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को आगे खिसकाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी पहले ही तोड़ चुके हैं। मोदी लगातार 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले अकेले राजनेता हैं। घंटों के हिसाब से देखें तो इन दोनों ही पदों पर सबसे ज्यादा घंटों तक काम करने वाले नरेंद्र मोदी इकलौते राजनेता होंगे। अब उनकी उम्र 73 वर्ष की हो चुकी है और पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने तक 80 के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जैसे पद पर जिस सक्रियता से काम करने की परिपाटी मोदी ने शुरू की है, उसको बरकरार रखने के लिए उम्र भी एक सीमा होती है। तो मेरा मानना है कि मोदी अपनी सफलता और ऐतिहासिक फैसलों के रिकॉर्डों से भरा अपना झोला उठाकर चल देने के लिए 2031 को, जी हां 2031 को सही समय मान लेंगे। यानी मोदी पीएम पद के लिए अपना चौथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि मोदी के बाद भाजपा से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।